गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, जो हमारी सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी थी उसकी थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, मैं यहां स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, खाली सिर्फ हम सॉल्यूशन करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, The storage battery of a car has an EMF of 12 वोल्ट। एक बैटरी है, स्टोरेज बैटरी कार में, जिसकी EMF बताता है 12 वोल्ट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आएगा, देखिए EMF है हमारे पास 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस कहता है 0.4 ओम है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, वो मैक्सिमम करंट कितना दे सकती है हमें, वो करंट हमें निकालना है। अब यहां एक्सटर्नल सर्किट में हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, सिर्फ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R। आपने ये एक्सप्रेशन पढ़ रखी है, करंट इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो दे ही नहीं रखा, इसका मतलब इसकी वैल्यू है 0। तो करंट आपके पास आएगा E अपॉन R। E की वैल्यू है आपके पास 12 वोल्ट, R की वैल्यू है 0.4, ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा, 4 से ये 3, कहने का मतलब करंट, मैक्सिमम करंट इस सेल के द्वारा 30 एम्पियर दिया जा सकता है। 30 एम्पियर मैक्सिमम करंट होगा। इसका आंसर ये है। बहुत आसान है। सेकंड कहते हैं, एक बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3 ओम is connected to a resistor. If the current in circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? एक बैटरी है जिसकी EMF बताता है 10 वोल्ट। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, एक और रजिस्टर से भी कनेक्टेड है ये सेल या ये बैटरी। इफ द करंट इज सर्किट इज, अगर करंट इस बैटरी के द्वारा सर्किट में 0.5 एम्पियर है, फाइंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब ये कैपिटल R की वैल्यू आपको निकालनी है। फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। E की वैल्यू 10 वोल्ट, R की वैल्यू 3 प्लस स्मॉल r को तो हम लिखेंगे 3, कैपिटल R को R ही रहने दो क्योंकि इसी की वैल्यू चाहिए, और साथ में I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। बस इसे सोल्व करना है तो वैल्यू आएगी, डेसिमल को हटा दो, ये बन गया है और ये आ गया 2। इस तरफ मल्टीप्लाई कराओगे क्रॉस तो ये 20 इक्वल्स टू R प्लस 3, R इक्वल्स टू 17 ओम। वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू 17 ओम है। आगे कहता है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। आपको पता है कि ये ईएमएफ तब तक थी जब तक एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज करा दिया, करंट फ्लो होने लगा, तो ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ उतनी नहीं रहेगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज होगी वो हमें निकालना है। कहने का मतलब ये तो ईएमएफ थी, कहता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने नाम दिया V इक्वल्स टू IR। मतलब वो जो रेजिस्टेंस हमने लगा रखा था, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है R और ये एक सेल है जिसकी ईएमएफ है E। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है
तो ये ईएमएफ कुछ डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी कितनी? मान लो पहले यहां ई थी, तो डिक्रीज होगी जितना इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे ये आपने एक्सप्रेशन पढ़ रखी है, -IR। इस ईएमएफ में से इतना पोर्शन कम हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो आया इसका नाम बनेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यही वो डिफरेंस है जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एग्जिस्ट करेगा। अब अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V वोल्ट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, R इसका रेजिस्टेंस, करंट कितना फ्लो कर रहा था? I मान लो, तो V की वैल्यू आएगी IR, कैपिटल R। सो I की वैल्यू हमारे पास 0.5 दे रखी है, R हमने निकाल ही लिया है, तो ये बनेगा 8.5 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, 8.5। इसको आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए, V की वैल्यू हमें निकालनी है, E की वैल्यू है 10 वोल्ट, माइनस करंट है 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3। सो 10 माइनस 1.5, ये हमारे पास आ गया है 8.5 वोल्ट, और ये वोल्ट आएगा, सॉरी। सो दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस बैटरी की जिसके ईएमएफ ई था, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 8.5 वोल्ट आएगा। तो हमें इतना पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपिटल आर के अक्रॉस मिलेगा। बैटरी कितने की थी? 10 वोल्ट की, लेकिन हमें प्रोवाइड कितना कराएगी? 8.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है 3 रजिस्टर 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series। 3 रजिस्टर हैं और तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। अगर हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो ये पूछता है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर सीरीज में है तो सबका सिंपली सम कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, और होते तो भी लिख देते R4 प्लस R5 प्लस R6, लेकिन हमारे पास 3 ही है, तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 की वैल्यू 1, R2 की 2, R3 की 3, कहने का मतलब 6 ओम। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है तीनों का, वो आया है 6 ओम। अब पूछता है सेकंड पार्ट में, if the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor। B पार्ट में ये 3 रजिस्टर थे, यहां हमने एक बैटरी कनेक्ट की जो हमें देगी 12 वोल्ट। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम मान के चले हैं, या यहां पे अब आप देखिए, इसने ये कहा है कि एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ है 12 वोल्ट, लेकिन इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। इस कंडीशन में ये ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, क्योंकि आप देख लीजिए V इक्वल्स टू E माइनस IR। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो तो ये फैक्टर 0, तो ये बनेगा ये, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ईएमएफ। सो यहां इसको आप ईएमएफ बोलिए या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सेम है यहां पे। कब? जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो तब। सो ये ईएमएफ 12 वोल्ट हो गई है। कहता है ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमें निकालना है। इसके अक्रॉस V1 नाम दे दो, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। अब यहां पे V1 और V2 और V3 कैसे वैल्यू निकालेंगे? आपको इस सर्किट का R इक्विवेलेंट पता है। R इक्विवेलेंट हमारे पास आया था 6 ओम।
इस 6 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, तो हम करंट निकाल सकते हैं V अपॉन आर। V की वैल्यू 12, रेजिस्टेंस 6, तो ये आ गया 6 एंपियर। इस पूरे सर्किट में इस 12 वोल्ट की बैटरी से 6 एंपियर करंट फ्लो होगा। अब ये 6 एंपियर 1 ओम में से भी है, 2 ओम में से भी है, 3 ओम में से भी है। हमें अब करंट भी मिल गया है इनके अक्रॉस और रेजिस्टेंस तो पता ही था, तो ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, इससे हम पोटेंशियल सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल सकते हैं। V1 इक्वल्स टू आई आर 1, आई सब में सेम है। V1 इक्वल्स टू आई की वैल्यू है 6, R1 की वैल्यू है 1, मतलब 6 वोल्ट आएगा इसके अक्रॉस। सॉरी, ये 2 बनेगा, 2 एंपियर करंट आएगा और यहां आ गया है 2 वोल्ट। सेकंड के अक्रॉस बनेगा, करंट है हमारा 2 एंपियर, रेजिस्टेंस है 2 ओम, मतलब 4 वोल्ट। और इसमें से V3 में करंट है 2 एंपियर और रेजिस्टेंस है 3 ओम, सो ये बन गया 6 वोल्ट। सिंपली मल्टीप्लाई करनी है करंट और रेजिस्टेंस की ओम्स लॉ से यूज करते हुए, तो आप हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता पाएंगे। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा, ऐसा ही है बिल्कुल, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहां हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया था। 4 में कहता है 3 रजिस्टर्स 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम, इन सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना है। पैरेलल में है तो बनेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 5। एलसीएम ले लीजिए 20, तो ये बनेगा 10, 5 और ये 4, 10, 15, 19 बटे 20। लेकिन ये अभी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है, इसे ध्यान रखना, इसमें बहुत बार मिस्टेक होती है। तो आर इक्विवेलेंट के लिए उसे रिवर्स करिए, भूल जाते हैं हम लोग, तो ये बनेगा 20 अपॉन 19 ओम। बी पार्ट में इसके भी वही पूछता है कि बताइए हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सॉरी, अब की बार इसमें सेकंड में पूछता है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट। अगर ये कॉम्बिनेशन को हम एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें, मतलब एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ है 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस यहां भी इसका 0 दिया तो V इक्वल्स टू E ही रहेगा। डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट I1, I2, I3, ये करंट हमें निकालना है। और टोटल करंट भी बताना है कि कितना आएगा। टोटल करंट तो हम इन तीनों का सम कर दे तो भी आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हर रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग करंट निकालने के लिए हमें इन तीनों के अक्रॉस अलग अलग ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। V इक्वल्स टू आई आर होता है, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। अगर फर्स्ट में है तो I1 नाम दे दो और V अपॉन R1। अब यहां मैंने V1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पैरेलल में है तो जितना V इसके अक्रॉस उतना ही इसके अक्रॉस उतना ही इसके अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो हम V1 V2 नहीं लिखेंगे, खाली V लिखेंगे। अब V की वैल्यू कितनी है
वो आपको बताई रखी है 20 वोल्ट। बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए और आप इन्हें सोल्व करेंगे तो I1 I2 I3 की वैल्यू आएगी। टोटल निकालने के लिए सबका सम कर देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। एक रूम टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस। इस पे इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी। कोई एक और टेम्परेचर है जिसका नाम हम टी दे दें। इस पे टेम्परेचर मिलता है, सॉरी रेजिस्टेंस मिलेगा 117 ओम। गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ रजिस्टर, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा होता है उसकी वैल्यू है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ सेल्सियस इनवर्स। आपको यह बताना है कि ये रेजिस्टेंस 117 ओम कितने टेम्परेचर पे आया होगा। 100 ओम तो 27 डिग्री सेल्सियस पे, 117 ओम कितने टेम्परेचर पे आया होगा, वो टेम्परेचर हमें निकालना है। यहां से आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस अल्फा इक्वल्स टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन change in temperature into original resistance, मतलब जो इनिशियल रेजिस्टेंस था वो। तो अल्फा इक्वल्स टू चेंज इन रेजिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 117, इनिशियल कितना है 100। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, फाइनल टी मान लिया, इनिशियल 27, सो टी माइनस 27 इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था 100 ओम। और ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू कितनी 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। बस सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, टी को वैल्यू निकाल लीजिए और यही टी की वैल्यू हमें यहां चाहिए। सो टी की वैल्यू आएगी हमारे पास 1027 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि आप इसे सोल्व कर लेंगे सिंपली मैथमेटिक्स से। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद टी की वैल्यू, एक ही तो अननोन है तो उसकी आप वैल्यू निकाल पाएंगे। वैल्यू आएगी 1027 डिग्री सेल्सियस। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक वायर है जिसकी लेंथ है 15 मीटर। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया है 6 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस है इसका एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। आपको रेजिस्टिविटी बतानी है कि रेजिस्टिविटी कितनी आएगी। सिंपली फॉर्मूला याद होना चाहिए, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। सो आपको अब रेजिस्टिविटी निकालनी है, इसे एक तरफ रखिए, ये बनेगा RA अपॉन L। R की वैल्यू दे रखी है 5 ओम, एरिया की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁷ और लेंथ है 15। ये आपके पास रेजिस्टिविटी आएगी 2 इंटू 10⁻⁷। यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट होती है ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड दिस इज द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, बिल्कुल 5 जैसा ही है।
हो गया V230 और करंट आया 2.8 एम्पियर, ये आर फाइनल आ गया। अब आपको आर फाइनल पता है, आर इनिशियल पता है, टी फाइनल पता है, ये सॉरी टी फाइनल तो निकालना ही है, और टी इनिशियल भी पता है, और इनिशियल रेजिस्टेंस भी पता है, अल्फा भी पता है। कुल मिला के यहां पे 1 2 3 4 5 और 6 क्वांटिटीज हैं। 6 में से एक आपको नहीं पता, 5 आपको पता है, तो आप उसे सोल्व कर लेंगे। ऐसा ही तो था, इसमें भी तो हमने टेम्परेचर ही निकाला था फाइनल, यहां भी फाइनल टेम्परेचर ही निकालना है। बस इसमें और इसमें यह फर्क था, इसमें आपको रेजिस्टेंस डायरेक्ट दे रखे थे, इसमें आपको रेजिस्टेंस निकालने हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। सो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 एक हमारे पास ये नेटवर्क दे रखा है, इसे सोल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं आपको। ये हमारे पास है और इसको हमने कनेक्ट करा दिया है 10 वोल्ट की बैटरी से। इसका नाम ई दे दो। ये 10 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 ओम, ये 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, ऐसी कंडीशन है। अब यहां से आपको केवीएल अप्लाई करना है, और केवीएल अप्लाई करने के बाद आपको करंट निकालना है कि कितना करंट इस बैटरी के द्वारा इस नेटवर्क में फ्लो होगा, वो करंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले हम मान लेते हैं कि इस 10 वोल्ट बैटरी ने कितना करंट दिया होगा। इस 10 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, ऐसे आएगा। यहां आके हम बात करेंगे, जैसे ही करंट यहां पहुंचेगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक पार्ट का हमने नाम दे दिया है I1 और एक का नाम दे दिया I2। अब I2 यहां पहुंचेगा, I1 यहां से होता हुआ यहां पहुंचेगा। अब ये I1 यहां से जाकर इस तरफ आएगा, तो I1 में से कुछ पार्ट तो इस तरफ चला गया, बाकी बच गया वो जाएगा इस तरफ। इस तरफ जो पार्ट आया उसका हमने नाम दे दिया I3। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा I1 माइनस I2। यहां आएंगे, यहां जो I2 आ गया था वो I2 अब इस I3 से मिला होगा, तो ये I3 भी इधर जाएगा, I2 भी इधर जाएगा, ये बनेंगे I2 प्लस I3। इस पॉइंट पे आके यहां से करंट I1 और I2 में टूटा, इसका मतलब एंटर भी कर रहा होगा I1 प्लस I2। इसका मतलब इस बैटरी ने करंट दिया I1 प्लस I2। अगर यहां एंटर I1 प्लस I2 किया तो एग्जिट भी I1 प्लस I2 करेगा। आप देखिए, ये करंट और ये करंट यहां आके मिलेंगे, तो हमें मिलेगा I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3। I3 से I3 कैंसिल आउट, I1 प्लस I2। इसका मतलब एंटर भी I1 प्लस I2 किया, एग्जिट भी I1 प्लस I2 कर रहा है। सो यहां पे अब हमें ये केवीएल अप्लाई करना है। किस लूप पे करोगे? एक बार कर लो, ए बी डी ए, क्लोज लूप, ए बी डी ए, इस पे अप्लाई करिए। ए से चलिए बी पे, बी से डी, डी से ए से जाएंगे बी पे, तो बनेगा 10I। हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम, तो पॉजिटिव। बी से डी पे आइए, प्लस, और ये बीच का जो रेजिस्टेंस है इसका है 5 ओम वैल्यू, बनेगा 5I3 माइनस। अब डी से ए पे जाएंगे तो करंट डाउनवर्ड, हम अपवर्ड, तो ये बनेगा -5I2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास।
सेकंड इक्वेशन आएगी, अप्लाई करिए केवीएल बी सी डी बी, क्लोज लूप बी सी डी बी। इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो बी से चलिए सी, सी से डी, डी से बी, बी से सी पे आएंगे तो रेजिस्टेंस 5 ओम करंट है I1 माइनस I3 और करंट की डायरेक्शन हमारी सेम तो पॉजिटिव साइन। सी से आएंगे डी पे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट तो साइन नेगेटिव, और ये है 10I2 प्लस I3। डी से बी पे माइनस 5I3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। थर्ड हम अप्लाई करेंगे केवीएल ए। अब की बार इसको भी आप यूज करेंगे, कंसीडर करेंगे, ऐसा लूप मानेंगे जिसमें ये भी आए। तो आप ए बी सी ई ए ये भी मान सकते हैं, या आप ए डी सी ई ए ये भी मान सकते हैं। मतलब यहां से जाएंगे ऊपर से होते हुए सीधा यहां और फिर वापस, मतलब नीचे वाला छूट जाएगा। नीचे से जाएंगे तो ये ऊपर वाला छोड़ देंगे। अब आपकी चॉइस है कि आप कोई से में भी लगा सकते हैं, ऊपर वाले में भी लगा सकते हैं और नीचे वाले में भी। सो यहां पे जब हम अप्लाई करें, अगर ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले में है क्लोज लूप ए बी सी, ए बी सी, यहां पहुंच गए हैं सी से ई और फिर ई से होते हुए ए पे। तो हमने ऊपर वाले में अप्लाई किया, जब इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए ए से जाएंगे बी पे 10I1 प्लस का, बी से जाएंगे सी पे प्लस 5I1 माइनस I3, सी से जाएंगे सी से आएंगे ई पे, इस तरफ नहीं आना होगा, अब की बार यहां से आना है। सी से ई पे आएंगे, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले तो माइनस 10 वोल्ट प्लस, अब इसमें से करंट कितना भाई I1 प्लस I2 इसने दिया था तो ऑब्वियसली इसमें से भी I1 प्लस I2 ही जाएगा। तो रेजिस्टेंस है 10 ओम, करंट है I1 प्लस I2। यहां आप देखिए करंट की डायरेक्शन और हमारी सेम थी तो प्लस साइन यूज किया और इक्वल्स टू 0। ये आपने थर्ड इक्वेशन निकाल दी। कितने करंट माने थे? 3, I1 I2 I3। इक्वेशन भी कितनी? 3। तो 3 अननोन, 3 ही इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि ये इक्वेशन कैसे सोल्व होंगी। करंट की वैल्यू यहां से आप निकालेंगे तो करंट की वैल्यू आएगी I1 इक्वल्स टू, करंट की वैल्यू आएगी I1 इक्वल्स टू 4/17 एम्पियर। I2 की वैल्यू आएगी I2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 6/17 एम्पियर, और I3 की वैल्यू आएगी -2/17 एम्पियर। अब देखिए आप इसमें यह भी ध्यान रखना कि ये जो करंट की डायरेक्शन हमने मान ली ये तो अपनी तरफ से मानी है, कोई जरूरी तो नहीं है कि करंट की डायरेक्शन यही हो। बस क्या हो सकता है भाई, हमने अपवर्ड माना, हो सकता है करंट डाउनवर्ड हो, इतना ही चेंज आ सकता है। इस चेंज से फर्क ये पड़ेगा, वैल्यू तो सेम आएंगी लेकिन साइन प्लस और माइनस में चेंज आएगा। अगर हमने जो डायरेक्शन मानी और एक्चुअल में करंट की वही डायरेक्शन रही तो हमारे यहाँ साइन आएगा प्लस, मतलब करंट पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब सही है। अगर करंट की डायरेक्शन हमने गलत ले ली, मतलब अपोजिट ले ली, पॉजिटिव नहीं जाना था, ये तो डाउनवर्ड आना था, तो उस कंडीशन में जब हम करंट निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डायरेक्शन करंट की चेंज कर दीजिए, जो आपने ले रखी थी उससे अपोजिट कर दीजिए, बस इतना फर्क आएगा। जैसे I3 इक्वल्स टू -2/17, तो ये नेगेटिव आया, हमने I3 की डायरेक्शन ली थी डाउनवर्ड, इसका मतलब यहां हमने मिस्टेक कर दी, करंट I3 डाउनवर्ड नहीं जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा, मतलब यहां से करंट फ्लो होगा D से और B पे जाएगा। हमने माना था कि B से आएगा D पे, बस ये चेंज है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें भी आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आते हैं, थ्योरी अच्छे से आपने की है, तो बहुत आसान से आप कर पाएंगे। बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन होगा वो है 39.5 सेंटीमीटर। ए एंड से जो है वो 39.5 सेंटीमीटर। इफ एन अननोन रेजिस्टेंस इज इन लेफ्ट गैप एंड ए नोन रेजिस्टेंस वाई हुज वैल्यू इज 12.5 ओम इज इन राइट गैप। ये एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है जो कि नॉन रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू है 12.5 ओम, राइट गैप में है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एक्स। कैसे निकालेंगे? देखो भाई, एक वायर थी, इस वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट करा दिया था ऐसे। अब यहाँ पे इसको फिर हमने कनेक्ट कराया था मेटलिक स्ट्रिप से, वैसे यहाँ रखा। ये मेटलिक स्ट्रिप्स थी, और ये एक मेटलिक स्ट्रिप हमने ले ली। इसके सेंटर से हमने ये जोकी को गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया और इस एंड से एक यहाँ कनेक्शन, यहाँ कनेक्शन, यहाँ और यहाँ। कहता है इसके फर्स्ट लेफ्ट गैप में हमने एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया जिसको हम नाम देते हैं एक्स। इस लेफ्ट राइट गैप में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया और वो नॉन रेजिस्टेंस है, इसको हमने नाम दिया वाई और वैल्यू है 12.5 ओम। अब यहां आप जब जोकी को मूव कराएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे जो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं। वो पॉइंट बोला जाएगा नल पॉइंट। उस पॉइंट की डिस्टेंस ए से कहता है 39.5 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस सी से कितनी मिलेगी? टोटल थी 100 सेंटीमीटर वायर, 39.5 ये आ गया, ये बचेगी 100 माइनस 39.5 सेंटीमीटर। अब ये तो लेंथ है, लेकिन यहां हमें रेजिस्टेंस भी पता है। यहां पर सेंटीमीटर, वायर के पर सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस आपने आर मान लिया। आर इज रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। तो 100 में कितना? 100 आर। 39.5 सेंटीमीटर में कितना? 39.5 इंटू आर, और ये वैल्यू है एक्स की। सॉरी, एक्स की नहीं है, ये इस रेजिस्टेंस की है, यहां से लेकर यहां तक। चार रेजिस्टेंस हमें चाहिए, जैसे P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S, या ये मान लो R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4। ये वैल्यू ये होता है हमारे पास, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से आया था। इसमें से अब आप R1 ये मान लो, R2 ये मान लो, R3 ये आ गया और R4 ये। सो देखिए R1 की वैल्यू कितनी है? X। R2 जिसे हम Y नाम देते हैं 12.5 इक्वल्स टू R3, ये रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू आएगी? 39.5 R। ये रेजिस्टेंस R4 100 माइनस 39.5 इंटू R। R से R कैंसिल आउट, एक ही तो अननोन बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपके पास X की वैल्यू आएगी, और X की वैल्यू आएगी 8.16 ओम, इतनी वैल्यू आएगी। कहता है एज X एंड Y आर इंटरचेंज्ड देयरफॉर L1 एंड L2 सॉरी
डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द अबाउ ब्रिज इफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड। अगर हम इस x और y को इंटरचेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई फर्क यह पड़ेगा कि अगर आप x को यहां लिख दें और y को यहां रख दें तो यहां पे ये जो प्रोसेस था जिसमें हमने इसको तो माना था 39.5 आर और इसको माना था 100 माइनस 39.5 आर, ये चीज भी चेंज हो जाएगी। बस इतना ही फर्क पड़ेगा। अगर आपने इनको चेंज कर दिया है तो इनको भी चेंज करना पड़ेगा, इनको भी, इन्हें भी रिवर्स करेंगे। मतलब x के नीचे अब ये आ रहा है, सॉरी यहां इसको आप x अपॉन 39.5 इक्वल्स टू 12.5 अपॉन 100 माइनस 39.5 ऐसे है, ऐसा ही लिख रखा है, बस थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अगर आपने x और y को चेंज कर दिया तो यहां से ये तो आएगी y के नीचे और ये बन जाएगा x के नीचे। अभी ये x के नीचे है, ये y के नीचे, रिवर्स करने से ये भी चेंज हो जाएंगे। मतलब यहां बन जाएगा y और यहां बन जाएगा x, ये चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड है व्हाट हैपन्स इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज। जब बैलेंस पॉइंट हमें ऑब्टेन हो गया, नल पॉइंट ऑब्टेन होने के बाद हमने बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया है, तो उस कंडीशन में क्या गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो करेगा? अगर उसने एक बार एक पॉइंट पे नल पॉइंट शो कर दिया है, मतलब उस पॉइंट पे अगर करंट जीरो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तो आप फिर भले ही गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करिए मत करिए, इस नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये तो इसका बी पार्ट था, सॉरी ये इसका बी पार्ट था, ये ए था, और सी में है नो चेंज। नल पॉइंट ऑब्टेन होने के बाद आप भले ही चेंज कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसी के ऊपर एक आप पोटेंशियोमीटर पे है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट, ईएमएफ है 1.25 वोल्ट, गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू है 30.5 सेंटीमीटर। If the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 63 सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट सेल थी तो बैलेंस पॉइंट आया था L1 डिस्टेंस पे, वैल्यू 35 सेंटीमीटर। सेकेंड सेल आ गई है तो शिफ्ट हो गया है और बैलेंस पॉइंट मिला L2 पे। बताइए इस सेकेंड सेल की ईएमएफ कितनी होगी? अब यहां दो सेल हैं, पोटेंशियोमीटर दोनों सेल की ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कंपेयर करता है E1 अपॉन E2, L1 अपॉन L2। भाई E1 पता ही है 1.25, E2 निकालना है, L1 दे रखा 35, L2 दे रखा 63, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, E2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर इज एस्टिमेटेड टू, नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर इनवर्स क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर टू अदर एंड। एक वायर है, इस वायर के इस एंड से और इस एंड तक जाने में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लगाएगा, वो टाइम आपको निकालना है। इस वायर की लेंथ है 3 मीटर, मतलब 3 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस वायर का जो मोटाई या एरिया है सॉरी, वो है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। करंट फ्लो होता है इसमें 3 एम्पियर। करंट दे रखा है, एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है और नंबर डेंसिटी दे रखी है।
यहां आप देखिए टाइम निकालना है। क्या आपने वेलोसिटी इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम नहीं पढ़ रखा? टाइम इक्वल्स टू एल अपॉन वी डी। अगर आप लेंथ पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं कि यहां से यहां तक कितना लगेगा। लेकिन आपको केवल एल पता है जिसकी वैल्यू है 3 मीटर। वीडी कहां से निकालेंगे? वीडी की वैल्यू आपको निकालनी है। कहां से निकलेगी? आपने यह फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। नंबर डेंसिटी पता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है, एरिया भी पता है, आई भी पता है, बस वीडी नहीं पता, वही तो चाहिए। वीडी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए। इस वीडी की वैल्यू को यहां पुट कर दो, 3 अपॉन एन ई ए, और आई चला गया ऊपर। टाइम आपका निकल चुका है। आई की वैल्यू पुट करिए, एन पुट करिए, ई पुट करिए, ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और एरिया पुट कर दीजिए जिसकी वैल्यू दे रखी है। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वो टाइम आएगा जिस टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। इतना टाइम लगेगा उसको इस वायर को क्रॉस करने में। ये था हमारा एनसीईआरटी प्रॉब्लम। और आगे अगर हम देखें सो आप देखिए, एक दो प्रॉब्लम्स मैं और करा देता हूं। चलिए, ये रेजिस्टेंस पे प्रॉब्लम बाद में कराएंगे, अभी आप इनको करिए और साथ में इसकी थ्योरी अच्छे से करिए, तभी इसकी आप प्रॉब्लम्स कर पाएंगे, अदरवाइज बोरिंग लगेगी। वैसे बहुत आसान सी हैं, सो आप इनको करिए। और 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन भी बाद में ही कराएंगे, जब रेजिस्टेंस पे प्रॉब्लम कराएंगे उसके साथ हम कराएंगे, तो इसको करिए जब तक। थैंक यू।